नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। आज के इस वीडियो में हम खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी यूपी पीसीएस की यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम खंड शिक्षा अधिकारी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब ये सुगबुगाहट तो है ही कि बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। क्या रीज़न है कि इस समय सुगबुगाहट हो रही है? देखिए सबसे बड़ी जो प्राइम रीज़न है इसके पीछे वो ये है कि अभी अभी चुनाव ख़त्म हुए हैं और चुनाव में जो रूलिंग पार्टी थी उसने महसूस किया कि जितने उनकी सीट्स आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, और उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न यूपी का यूथ रहा है, जो कहीं ना कहीं भर्तियां ना आने की वजह से या एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन होने की वजह से या एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होने की वजह से कहीं ना कहीं नाराज़ था, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी को वोट्स या सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं मिली जितनी उनको एक्सपेक्टेड थी। तो यही कारण है कि अब इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी अपनी इस गलती को सुधारना चाहती है। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो अपने सीएम हैं योगी जी, उन्होंने कई बार जितने भी चयन आयोग हैं उनके अध्यक्षों के साथ मीटिंग करी है और उन सभी को बुलाया है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो जल्दी से जल्दी निकाली जाए। तो यही प्राइम रीज़न है कि अब बीईओ की वैकेंसी इस बार आनी लगभग तय हो गई है। तो आप में से जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके कायदे से अब इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी खंड शिक्षा अधिकारी के मतलब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज क्या होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है और कैसे आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इन्हीं सारे चीज़ों के ऊपर, इन्हीं सारे विषयों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब अपने वीडियो की ओर चलते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं कि बीईओ में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो अगर बीईओ की हम एलिजिबिलिटी की बात करें, इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो इसमें देखिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात आ रही है इसमें प्राइम कंडीशन है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बट अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अगर आपके पास एलटी डिप्लोमा हो। अगर आपके पास एलटी डिप्लोमा है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब इन दो बेसिक क्राइटेरिया के साथ अगर आपके पास 2 साल का टेरिटोरियल आर्मी में एक्सपीरियंस है, टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने 2 साल काम किया है, 2 इयर्स, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों को इस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं वरीयता मिलेगी। अगर ये 2 एडिशनल चीज़ें आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये तो हुआ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि बेसिकली इस फॉर्म को, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो अगर बीएड है या एलटी में डिप्लोमा है तो दोनों ही कंडीशन में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये अलग बात है कि अगर आप एलटी में डिप्लोमा लेके इस एग्ज़ाम में उतर रहे हैं तो कुछ अन्य शर्तें भी आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, अगली चीज़ जो हमें देखनी है वो है एज। नेक्स्ट एज, तो देखिए एज की जहाँ तक बात आ रही है तो एज में सबसे पहले हम ये समझ लें कि एज की गणना होगी कब से। ठीक है, तो एज की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2024 से होगी। 1 जुलाई 2024। इसका मतलब आपकी जो भी एज होगी उसमें से 1 जुलाई 2024 में से डिफरेंस देखा जाएगा और फिर ये डिसाइड होगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, अब जहाँ तक बात एज की है तो इसमें देखिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 40 ईयर्स है। मतलब आप 21 साल से ज़्यादा होने चाहिए और 40 साल से कम होने चाहिए। ठीक है, बट इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग जनों के लिए
यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 55 साल है, 55 ईयर्स। ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ एज रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं, जैसा कि सभी गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाते हैं, यहाँ भी दिए जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यूपी गवर्नमेंट के स्टेट एम्प्लॉय है, यूपी स्टेट के अगर आप एम्प्लॉय है तो भी आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब यूपी गवर्नमेंट में अगर आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई और एज क्लियर हो गई कि एलिजिबिलिटी क्या है, या तो बीएड चाहिए या एलटी का डिप्लोमा चाहिए। बट वरीयता आपको तब मिलेगी जब आप टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल काम किए हो या एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट आपके पास हो। ठीक है। अब एज के बाद अब हमें देखना होगा कि ये जो बीईओ का एग्जाम है इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो देखिए जो बीईओ का एग्जाम होना है ये 2 स्टेजेस में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है। और अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल आपका चयन हो जाएगा या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या पैटर्न रहेगा और मेंस में क्या पैटर्न रहेगा। ठीक है। तो अगर हम बात प्रीलिम्स की करें तो प्रीलिम्स जो होना है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। मतलब यहाँ पे आपको MCQs मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी होगी। जैसे कि यूपी के जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी PCS हो, RO ARO हो, या तो इस टाइप के जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उन सभी में निगेटिव मार्किंग अब होती ही है। तो सेम यहाँ बीईओ में भी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। और प्री का जो पेपर होता है वो बेसिकली 120 मार्क्स का हो, 120 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 120 क्वेश्चंस आएंगे। और ये 120 क्वेश्चंस जो होंगे वो 300 नंबर के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। तो प्री में क्या स्टेटस है, 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। अब जहां तक बात, अगर अब हम बात जीएस की करें, अगर अब हम बात मेंस की करें तो मेंस में यहाँ पे आपको 2 पेपर देने होंगे। ठीक है। एक होगा जीएस का और दूसरा होगा सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी का पेपर होगा। ठीक है। और ये एक चीज और, जनरल हिंदी में ही आपको निबंध या एस्से भी लिखना होगा। ठीक है। तो मेंस का ये पैटर्न रहेगा। ओके। अब हम देख लेते हैं कि जो जीएस है मेंस का, उसमें क्वेश्चंस कितने रहेंगे, क्या पैटर्न रहेगा, वो सारी चीजें अब हम देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो जो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा जीएस में, एग्जामिनेशन पैटर्न में जो मेंस है, मेंस में जो जीएस आएगी उसमें बेसिकली आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने होंगे, 40 होंगे। ठीक है। 40 क्वेश्चंस होंगे जो 200 नंबर के होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये क्वेश्चन कितने होंगे, 40, बट मार्क्स कितने होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। इसमें मीडियम जो है, मीडियम जिस भाषा में आप इसको लिख सकते हैं वो कोई भी हो सकता है, हिंदी मीडियम भी हो सकता है और इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है। और इस पेपर का जो टाइम है वो भी आपको 2 घंटे ही मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद मतलब आपको मेंस से पता चल गया कि जीएस में क्वेश्चंस कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। जो मीडियम है वो इंग्लिश भी हो सकता है और हिंदी भी हो सकता है, मतलब माध्यम कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप तो इंग्लिश में आंसर लिखिए, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में आंसर लिखिए, और इसका टाइम होगा बेसिकली 2 घंटे। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो 40 क्वेश्चन आएंगे इनमें से कितने कितने वर्ड के कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 40 क्वेश्चन हैं इनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 125 वर्ड्स में लिखने होंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 125 वर्ड्स में लिखने होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 50 वर्ड्स में लिखने होंगे, 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। ठीक है, और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 25 वर्ड्स में लिखने होंगे। ठीक है, तो जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपको 125 वर्ड्स में लिखने होंगे, दूसरे 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 50 वर्ड्स में लिखने होंगे, और तीसरे जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपको 25 वर्ड्स में लिखने होंगे। तो अगर हम इन सभी वर्ड्स को कैलकुलेट करें तो टोटल आपको मिल रहे हैं कितने, 2250 वर्ड्स। 2250 वर्ड्स कहने का मतलब ये हुआ, ये 2250 वर्ड्स आपको करना है कितनी देर में, 2 घंटे में। 2 घंटे में आपको 2250 वर्ड्स लिखने होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राइटिंग स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर राइटिंग स्पीड ठीक ठाक नहीं है तो आप इस पूरी चीज़ों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, ये जो पहले 10 क्वेश्चन है जो 125 वर्ड्स वाले हैं, इसके अंक होंगे ये 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे 50 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, ये 60 नंबर के होंगे, और जो तीसरे 20 क्वेश्चन है 25 वर्ड्स वाले वो 40 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200। टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया आपका जीएस का। ठीक है, अब जीएस के बाद अब आप देखिए सामान्य हिंदी को भी आप देख लिया जाए। ठीक है, सामान्य हिंदी को देख लेते हैं कि मेंस में जो सामान्य हिंदी आनी है उसका क्या स्टेटस रहेगा। ठीक है, तो मेंस में जो जनरल हिंदी आनी है, जनरल हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी, इसमें 2 सेक्शंस होंगे। एक तो होगा आपका व्याकरण, एक होगा व्याकरण। ठीक है, व्याकरण जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा व्याकरण। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो होगा आपका निबंध, एसे। ठीक है, एसे आपको 2 एसे लिखने होंगे। ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस में या आरओ में आपको 3 एसेज लिखने होते हैं, यहाँ लिखने होंगे आपको 2 एसेज। ठीक है, और ये दोनों एसेज जो आप लिखेंगे ये भी होगा 100 नंबर का। ठीक है, 100 मार्क्स। तो व्याकरण हुआ 100 नंबर का और निबंध हुआ 100 नंबर का। टोटल कितना हो गया, 200 नंबर। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जो निबंध आपको लिखना है ये 700 वर्ड्स में लिखना होगा, 700 वर्ड्स में आपको निबंध लिखना होगा। मतलब एक निबंध 700 वर्ड का होगा, तो 2 निबंध मिला के कितना होगा, 1400 वर्ड्स के आसपास आपको निबंध में लिखना होगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जनरल हिंदी वाले पेपर में आपसे ट्रांसलेशन भी करवाया जाता है, आपसे ट्रांसलेशन भी करवाया जाता है। ट्रांसलेशन का मतलब हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। ठीक है, तो मेंस के पेपर में ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश में दी हुई चीज़ों को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है एग्जाम का कि जिस तरह से जो पेपर आएंगे 200 नंबर के पेपर होंगे, और क्वेश्चंस जीएस में कितने होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। मेंस में हिंदी का क्या स्टेटस है वो भी बताया आपको कि जनरल हिंदी में व्याकरण और निबंध 2 सेक्शंस होंगे। व्याकरण 100 नंबर का होगा, निबंध ही 100 नंबर का होगा, मगर 100 नंबर में आपको 2 निबंध लिखने होंगे और हर एक निबंध आपको 700 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, अब फाइनली हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। खंड शिक्षा अधिकारी का या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, जहां तक आपकी बात सिलेबस की है
तो सिलेबस इसका ऑलमोस्ट मैच करता है यूपी पीसीएस के सिलेबस के साथ। ठीक है, पीसीएस में जैसे आप देखते हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, सेम ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी करनी होंगी। और मेंस का जो पैटर्न है, मतलब मेंस का जो सिलेबस है, वो भी यूपी पीसीएस के सिलेबस के साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस सेम है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कायदे से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। अब वीडियो एंड करने से पहले बस एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है कि ये नौकरी कैसी है, तो नौकरी के मामले में मैं आपको यही बोलूँगा कि बहुत आरामदेह और रॉयल नौकरी है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सैलरी अच्छी है और बाकी टेंशन फ्री वाली नौकरी है, यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं और वैकेंसी भी आने वाली है। कब तक आने वाली है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लास्ट वैकेंसी आई थी ये 2019 में आई थी। ठीक है, और एक लंबे अरसे के बाद अब ये नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है और ये आपको अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगी। मतलब अगस्त से सितंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ सूत्र हैं, मतलब और बहुत ही पुख्ता सूत्र हैं जिनके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि अगस्त से सितंबर के बीच में यह वैकेंसी आ जाएगी। ये अलग बात है कि उन सूत्रों को मैं आपके सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल आप ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त और सितंबर के बीच में यह वैकेंसी आ जाएगी। तो आई होप कि बीईओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी हैं। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बस वीडियो एंड करने से पहले एक और चीज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।